कुछ दिनों पहले अपने घर में आराम से बैठ के मैं अपनी फेवरेट मूवी जो कि 2008 में आई थी बैटमैन डार्क नाइट अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख रहा था। और उसको देखते देखते क्लाइमेक्स में वो वाला सीन आ जाता है जिसमें लोग बोट में फंसे हुए हैं और उनके हाथ में बॉम्ब दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप एक दूसरे को ब्लो ऑफ करिए अदरवाइज आप लोग मर जाएंगे। उस सीन को देखने के बाद मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि आपके मन में भी आए होंगे, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा समझा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए और लोगों के साथ इसको शेयर भी किया जाए। शॉर्ट में ये सीन कुछ ऐसा है, दो बोट्स हैं, एक में है प्रिजनर्स और एक में है सिविलियंस। दोनों ही बोट्स को गोथम सिटी के बाहर लेकर जाया जा रहा है। गोथम सिटी में प्रॉब्लम है क्योंकि मिस्टर जोकर ने एक टेरिटोरियल थ्रेट दी है गोथम सिटी को, पर मिस्टर जोकर बीइंग मिस्टर जोकर दोनों ही बोट्स में एक एक बॉम्ब प्लांट कर देता है जिसका डेटोनेटर वो दूसरे वाले बोट में दे देता है और कहता है कि आप चाहो तो दूसरे वाले बोट को ब्लास्ट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज हो सकता है कि वो पहले आपको ब्लास्ट ऑफ कर दे। पर एक कंडीशन देता है कि अगर आप दोनों ही लोग एक दूसरे को ब्लास्ट ऑफ नहीं करते हो बाय मिडनाइट तो मैं दोनों ही बोट को ब्लास्ट ऑफ कर दूंगा। बाय द क्लाइमेक्स ऑफ द मूवी जो लोग हैं सिविलियंस और प्रिजनर्स दे डोंट ब्लो ऑफ ईच अदर एंड कम्स आउट एज अ विनर इन द एंड ऑफ द फिल्म। और इस सीन को देखने के बाद मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता? शायद मैंने बटन दबा दिया होता या नहीं। बटन दबाना मेक्स मी अ बैड पर्सन और अ लॉजिकल पर्सन, आई एम नॉट श्योर। और इसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन हमको खोजना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम कभी फंस जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली सोचना पड़ेगा या एथिकली सोचना पड़ेगा? Let us find out in this video। और फिर क्या था, लग गया मैं रिसर्च में और रिसर्च कर करके मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस सीन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है गेम थ्योरी के एक फेमस डायलेमा से जिसको कहते हैं प्रिजनर्स डायलेमा। मुझे लगता है मिस्टर जोकर ने जरूर 1991 में आई हुई मूवी द ब्यूटीफुल माइंड देखी होगी जिसमें जॉन नैश के लाइफ के बारे में हमको दिखाया गया है और जॉन नैश ने ही एक इक्विलिब्रियम जिसको कहा जाता है नैश इक्विलिब्रियम उसकी खोज की थी जो कि एक मेजर रिवॉल्यूशन रहा है गेम थ्योरी के फील्ड में। प्रिजनर्स डायलेमा के सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एजम्पशन बनाते हैं। मान लेते हैं कि पुलिस ने दो प्रिजनर्स को पकड़ा है, प्रिजनर ए एंड प्रिजनर बी, और इन दोनों को दो सेपरेट सेल्स में रखा है। अब पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे इन दोनों को या दोनों में से किसी एक को पुलिस कॉन्विक्ट कर सके, अनलेस दोनों को या दोनों में से किसी एक प्रिजनर को एज अ विटनेस पुलिस यूज कर सके। तो पुलिस उनके सामने एक ऐसा सिचुएशन रखती है। इस सिचुएशन में डिफेक्शन का मतलब है विटनेस बनना, यानी कि अगर ए डिफेक्ट करता है तो ए विटनेस बनता है बी के अगेंस्ट, और अगर बी डिफेक्ट करता है तो बी बनता है विटनेस ए के अगेंस्ट, और दोनों डिफेक्ट करते हैं तो दोनों विटनेस बनते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। इसके जस्ट अगेंस्ट कॉपरेशन का मतलब है साइलेंट रहना, यानी कि ए बी के खिलाफ विटनेस नहीं बनेगा या बी ए के खिलाफ विटनेस नहीं बनेगा। तो पुलिस उनके सामने एक ऐसा ऑफर प्रेजेंट करती है जिसमें जो जेल का टर्म है वो वेरी करता है इनके एक्शंस के साथ में। अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं यानी कि दोनों साइलेंट रहते हैं और विटनेस नहीं देते एक दूसरे के खिलाफ तो दोनों को 1 साल की सजा होगी। अगर प्रिजनर ए कोऑपरेट करता है यानी कि विटनेस नहीं बनता बी के अगेंस्ट में, वाइल बी डिफेक्ट यानी कि बी विटनेस बन जाता है ए के अगेंस्ट में, तो ए को 10 साल की सजा हो जाएगी और वाइल जो बी है वो फ्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए डिफेक्ट करता है और बी कोऑपरेट करता है यानी कि ए विटनेस बनता है बी के अगेंस्ट में पर बी रिमेन्स साइलेंट, उस केस में ए फ्री हो जाएगा और बी को हो जाएगी 10 साल की सजा। अगर दोनों ही डिफेक्ट करते हैं यानी कि दोनों ही विटनेस देते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी। 10 साल को 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को 5-5 साल की सजा हो जाएगी। इस प्रिजनर्स डायलेमा के सिचुएशन को मैंने इस पे ऑफ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है जिसमें एक साइड है प्रिजनर ए जो कि रिप्रेजेंट करता है रो वाले चॉइसेस को और प्रिजनर बी जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलम वाले चॉइसेस को। इसमें जो आपको फिगर दिख रहा है ये फिगर है कितना जेल टर्म उस पर्टिकुलर प्रिजनर को मिलेगा, और पे ऑफ को हम डिफाइन करेंगे जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेल टर्म, यानी कि अगर जेल टर्म ज़्यादा है तो पे ऑफ उस प्रिजनर का कम हुआ और अगर जेल टर्म कम है तो पे ऑफ ज़्यादा हुआ। तो हर प्रिजनर ये चाहेगा कि मेरा जेल टर्म कम हो यानी कि मेरा पे ऑफ जो है मैक्सिमम हो, उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी को वो डिज़ाइन करेगा। अब इस टेबल में जो आपको फिगर दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जेल टर्म। इस सिचुएशन का डोमिनेंट स्ट्रेटेजी यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी लाइकलीहुड है पॉसिबिलिटी की वो है सेल नंबर 4, यानी कि
जिसमें दोनों ही प्रिजनर को 5-5 साल की सज़ा होती है, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ में विटनेस बनते हैं। ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जबकि जस्ट इसके अपोजिट जो सेल है वो है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर बोथ प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, अगर वो दोनों कॉपरेट करते हैं और विटनेसिंग नहीं करते हैं एक दूसरे के खिलाफ में, तो उनको 1-1 साल की सज़ा होती है। ये ऑप्टिमम आउटकम है इस सिचुएशन का। अब इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस इस केस में चाहती है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ में गवाही दें, इसलिए इस सिचुएशन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे रिस्क डोमिनेंट, जिसमें जो रिस्क है यानी कि जो मैक्सिमम जेल टर्म है, यानी कि जो मिनिमम पे ऑफ है, उसकी वैल्यू को मैं बढ़ा दूँ। यानी कि अगर 10 की जगह मैं 25 साल की सज़ा देने लगूँ, तो और ज़्यादा रिस्क को अवॉइड करने के लिए दोनों के दोनों जो हमारे प्रिजनर हैं वो हमेशा डोमिनेंट स्ट्रेटेजी यानी कि सेल नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और हम चाहते हैं कि उस सिचुएशन का जो आउटकम है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यानी कि सेल नंबर 1 की तरफ मूव करे, उस सिचुएशन में हम कॉपरेशन के अगेंस्ट में जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। या फिर जो रिस्क है, जैसे कि अगर 25 साल की सज़ा मिल रही है उसी को घटा के मैं 5 कर दूँ, और जो 1 साल की सज़ा है उसको मैं मिनिमाइज़ करके 0 कर दूँ, प्लस हम उनको प्रोटेक्शन दे दूं कि अगले 5 साल तक आपको किसी भी तरह की कोई कॉन्विक्शन नहीं होगी, तो ये सेम सिचुएशन टुवर्ड्स ऑप्टिमल स्ट्रेटजी की तरफ मूव करने लगेगी फ्रॉम रिस्क डोमिनेंट। जैसा कि मैंने बताया, इस सिचुएशन में पुलिस का एम ये है कि कैसे विटनेस लिया जाए दोनों ही प्रिजनर्स ने, तो इसलिए इस सिचुएशन को उन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है। आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आया होगा। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में भी यही देखा गया है कि इस तरह की सिचुएशन जब 2 प्लेयर को जो कि अलग अलग रूम में बैठे हैं और साइमल्टेनियसली डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे की डिसीजन को नहीं देख पाते, वो भी अल्टीमेटली डोमिनेंट स्ट्रेटजी यानी कि डिफेक्शन की पॉलिसी को ही अडॉप्ट करते हैं। प्रिजनर्स डायलेमा का एक और अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको कहते हैं इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा। और इस इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा में सेम सिचुएशन दी जाती है 2 प्लेयर्स को, बस इसमें चेंज ये होता है कि इस सिचुएशन को बार बार प्ले किया जाता है। लेट्स सपोज 10 बार इस सिचुएशन को प्ले किया गया। फर्स्ट टाइम अगर दोनों प्लेयर डिफेक्ट करते हैं और सेकंड टाइम भी दोनों प्लेयर डिफेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली एक प्लेयर कॉपरेट करता है तो दूसरे प्लेयर को ये पता चलता है कि सामने वाला कॉपरेट करता है। इसलिए ये धीरे धीरे ये सिचुएशन टुवर्ड्स कॉपरेशन यानी कि हमारे सेल नंबर 1 की तरफ मूव करने लगती है। इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा के एग्जाम्पल को हम रिलेट कर सकते हैं अपने बैटमैन मूवी वाले एग्जाम्पल से। बैटमैन मूवी वाले एग्जाम्पल में इस इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा के सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू टाइम। जैसे इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा वाले सिचुएशन में 10 बार सीक्वेंस में उसी गेम को खेला जाता है, उसी को रिप्लेस कर दिया है टाइम फैक्टर के साथ में। अगर 1 घंटा बीत जाने के बाद में दोनों ही बोर्ड के लोगों को ये पता चलता है कि सामने वाली बोर्ड ने हमको ब्लो ऑफ नहीं किया है, तो ये गेम जो है टुवर्ड्स कॉपरेशन मूव होता है। और जैसे हम मूवी के एंड में देखते हैं, दोनों ही बोर्ड एक दूसरे को ब्लो ऑफ नहीं करते। अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को भी देखते हैं तो इटरेटिव प्रिजनर्स डायलेमा स्टार्ट्स विद डिफेक्शन ओनली, मतलब कुछ इनिशियल साइकिल्स में दोनों प्लेयर्स की ही स्ट्रेटजी डिफेक्शन की होती है। और जब एक कोई प्लेयर स्टार्ट करता है कॉपरेट करना, तो सीइंग दैट स्ट्रेटजी धीरे धीरे ये गेम जो है टुवर्ड्स कॉपरेशन मूव होता है। आउटराइट कॉपरेशन से ये गेम स्टार्ट नहीं होता, जैसा कि मूवी में हमको दिखाया है। तो यस, मूवी थोड़ा क्रिएटिव एडवांटेज तो लेती है, पर अल्टीमेटली जो मैसेज हमको मूवी देना चाह रही थी वो ये था कि बैटमैन का जो फेथ है अपने गॉथम सिटी के पब्लिक के ऊपर में, वो रिस्टोर रहता है और इसके कारण गॉथम सिटी कम्स आउट एज अ विनर इन द एंड ऑफ द मूवी। पर एटलीस्ट हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट को समझा, नैश इक्विलिब्रियम, प्रिजनर्स डायलेमा, गेम थ्योरी, इसके बारे में समझा। और प्रिजनर्स डायलेमा और नैश इक्विलिब्रियम का थ्योरी हमने जो देखा है वो सिर्फ मूवी में या सिर्फ एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है ऐसा नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, रेंजिंग फ्रॉम मार्केटिंग टू इवन जियो पॉलिटिक्स। अगर आपको उसके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो मैं अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स द वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये चैनल एकदम नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस टाइप की वीडियोस मैं बनाऊंगा। और ये सारी वीडियोस जो हैं ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए, और इसको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रो होगा और आप लोग अच्छा क्वालिटी कंटेंट में देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।